हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः निमी के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो सारी आपकी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए किस व्हील का प्रयोग करते हैं? तो ये व्हील है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील के लिए किस व्हील का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील के लिए हम रेजोनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ग्राइंडिंग क्या होती है? तो ग्राइंडिंग जो होती है या ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन पे की जाती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेटल को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है। जो ग्राइंडिंग व्हील है ये आपके एब्रेसिव और बॉन्ड को मिलाकर के बनाए जाते हैं। एब्रेसिव जो होते हैं आपके काटने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और एब्रेसिव आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव और एक कृत्रिम एब्रेसिव, यानी कि एक नेचुरल एब्रेसिव और एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपके कृत्रिम एब्रेसिव हैं, जबकि आपका हो गया क्या, एमरी, कोरंडम, ये सभी आपके जो है नेचुरल एब्रेसिव है, यानी प्राकृतिक एब्रेसिव है। ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं आपके मुख्यतः आपको पहले बता चुके हैं कि एब्रेसिव और बॉन्ड से मिलाकर के बनाए जाते हैं। तो एब्रेसिव जो है काटने का कार्य करते हैं, और बॉन्ड जो है या एब्रेसिव कणों को आपस में पकड़ के रखने का कार्य करते हैं। एब्रेसिव आपस इनको अलग नहीं होने देते हैं। ठीक है। तो यह भी बात याद रखिएगा। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए हम रेजोनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, और इसे हम अंग्रेजी के अक्षर B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कॉमन पूछ लेता है कि रेजोनाइट बॉन्ड को किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि रेजोनाइट बॉन्ड को B अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके साथ ही सेलक बॉन्ड को E अक्षर के द्वारा पहचानते हैं, या E अक्षर के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, ये सामान्य कार्यों के लिए ये अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड विट्रीफाइड बॉन्ड है। ठीक है। तो यह आपके V अक्षर की तरह प्रदर्शित किया जाता है, जबकि एक रबर बॉन्ड व्हील के लिए हम R अक्षर का प्रयोग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलक बॉन्ड को E अक्षर से प्रदर्शित करते हैं या पहचानते हैं। तो आपका ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है, डाई को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डाई एक प्रकार का कटिंग टूल्स है, जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल थ्रेड को काटते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि डाई का प्रयोग किस लिए करते हैं? पाइप के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और डाई को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? डाई स्टैक का प्रयोग करते हैं। डाई से एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है आपसे कि हाफ नट क्या है? तो हाफ नट क्या है? जैसे कि इसके साथ में हाफ और नट जुड़ा है, तो आप सोचते हैं कि यार क्या है, नट है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, और आप इसी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है गलत कर देते हैं। ठीक है। याद रखिए कि हाफ नट एक प्रकार के नट के आकार की ही डाई है, यानी कि हाफ नट एक प्रकार की क्या कह सकते हैं हम कि हाफ नट एक प्रकार की डाई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि टैप सरफेस के ऊपर से टूट गया हो तो उसे किसकी मदद से निकाल सकते हैं? तो टैपिंग करते समय कभी कभी क्या होता है कि टैप आपके अलग अलग कंडीशन में टूट जाता है। कभी सरफेस के ऊपर से टूट गया, कभी सरफेस के नीचे से टूट गया। ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की विधि है। तो जैसे कि अगर टैप आपका सरफेस के ऊपर से टूटा है, तो उसे हम राउंड नोज प्लायर की मदद से पकड़ करके उसको हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टड एक्सट्रैक्टर का दूसरा नाम क्या है? तो स्टड एक्सट्रैक्टर यह भी एक प्रकार का टूटे हुए टैप को निकालने की एक टूल्स है, इसको हम ईजी आउट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टड एक्सट्रैक्टर का दूसरा नाम ईजी आउट है। ठीक है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपका टैप जो है बिल्कुल जब की सरफेस से टूट गया हो। ठीक है। तो जब आपका टैपिंग करते समय बिल्कुल जब की सरफेस टूट जाए, तो यहाँ पे स्टड एक्सट्रैक्टर या ईजी आउट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ग्रेन साइज कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ग्रेन साइज होते हैं आपके को 4 प्रकार के होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो ये भी आप याद रखिएगा। इनका जो नंबर होता है ये 24 लेकर के या जो मैक्सिमम होता है 600 तक का होता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, डेंस स्ट्रक्चर कितने नंबरों में पाए जाते हैं? तो स्ट्रक्चर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक डेंस और एक ओपन। तो जो डेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो 1 से 16 नंबरों तक पाए जाते हैं, जबकि ओपन स्ट्रक्चर होते हैं 9 से लेकर के जो डेंस स्ट्रक्चर है वो आपके 1 से लेकर 8 नंबरों तक पाए जाते हैं, जबकि ओपन स्ट्रक्चर जो है आपके 9 से लेकर के 16 नंबर तक पाए जाते हैं, 9 से लेकर 16 तक। ये आप याद रखिएगा।
स्ट्रक्चर आपके दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ओपन और डेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, रिमर के दांतों की स्पेसिंग असमान क्यों रखी जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो याद रखिएगा कि रिमर के जो दांतों की स्पेसिंग है वो असमान क्यों रखी जाती है, क्योंकि ताकि रिमिंग करते समय चैटरिंग को कम किया जा सके। ठीक है, तो रिमिंग के समय चैटरिंग को कम करने के लिए जो है रिमर के दांतों की स्पेसिंग जो है असमान रखी जाती है, ये आप याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिमर क्या है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। सॉरी, रिमर क्या है? तो रिमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। ठीक है, जिसका प्रयोग पहले से किए गए होल को फिनिश करने के लिए करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के दांत फाइल के अक्ष से किसी कोण पर क्यों काटे जाते हैं? तो जो फाइल होती हैं यह आपकी कट के हिसाब से आपके 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, जैसे कि सिंगल कट, ठीक है, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। तो सिंगल कट और जो डबल कट फाइलें होती हैं, तो जो सिंगल कट फाइलें होती हैं यह जो है सेंटर से आपके 60 डिग्री पे कटी होती है, जबकि डबल कट फाइलें होती है उसमें 2 कट बने होते हैं, एक होता है ओवर कट और एक होता है अप कट। तो जो ओवर कट होता है वो सेंट्रल लाइन से 70 डिग्री पे बना होता है, जबकि अप कट जो है आपका 51 डिग्री पे बना होता है अप कट, और ओवर कट 70 डिग्री पे। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि फाइल के दांत जो है फाइल के अक्ष से, अक्षर नहीं है यहाँ पे अक्ष है, ठीक है, अक्ष से किसी कोण पर क्यों काटे जाते हैं? ताकि चिप्स के अच्छे भाव पे चिप्स का फ्लो आपको अच्छा हो सके। अगर फाइल के दांते जो हैं किसी एंगल पे नहीं कट रहेंगे तो उसका जो फाइल के जो मेटल के जो कण होंगे वो फाइल में क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगे। ठीक है, या ऐसे भी आपने अगर हम किसी की क्या करते हैं, ये फाइल में एक डिफेक्ट होता है कि अगर हम किसी फाइल से सॉफ्ट मेटल की क्या फाइलिंग करते हैं तो जो जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तो फाइल के जो मेटल के जो कण होते हैं वो फाइल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, और इस ऑपरेशन को इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल के फेस पे चौक लगा देते हैं। और अगर इस प्रकार की कोई डिफेक्ट आपके फाइल में आ गई है तो इसके लिए हम वायर के ब्रश का प्रयोग करते हैं फाइल से जो पिनिंग वगैरह का मतलब कि डिफेक्ट होता है तो उसको सुधारने के लिए। तो ये इतनी सारी जानकारी उम्मीद है आपको मालूम होगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल मशीन के प्रति मिनट चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? तो जो कोई ड्रिल है वो 1 मिनट में जितने चक्कर लगाती है उसको हम स्पिंडल स्पीड कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक होता है फीड। तो फीड क्या होता है कि ड्रिल 1 मिनट मतलब कि एक क्या कहते हैं उसको, ड्रिल की जो फीड होती है इसको हम क्या कहते हैं, फीड को किस चीज़ में, रेवोल्यूशन प्रति मिनट में हम क्या करते हैं उसको नापते हैं, और इस कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में नापते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि फीड को रेवोल्यूशन प्रति मिनट में नापते हैं, जबकि कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में नापते हैं। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, जब इंटरनल स्पॉट्स को काटने के लिए हेक्साइंग करना संभव नहीं हो तब करते हैं? तो जो कोई इंटरनल स्लॉट्स है जहाँ पे हेक्साइंग नहीं की जा सकती वहाँ पे हम चैन ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, तो चैन ड्रिलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेव चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में आपसे पूछता है कि चैन ड्रिलिंग के बाद किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो चैन ड्रिलिंग के बाद हम वेव चीज़ल का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चीज़ल एक प्रकार का आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, जो आपके हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, रैबिट नहीं है, बैबिट होल के रिवेट है आपका। रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम एज के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम एज की जो भी दूरी होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, जहरीले धुएँ वाले कार्य क्षेत्र में किसका प्रयोग करते हैं? यानी आप किसी भी जहरीले ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे जहरीले धुएँ निकल रहे हों तो वहाँ पे रेस्पिरेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जहरीले धुएँ वाले कार्य क्षेत्र में हम रेस्पिरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग होता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है इसका रंग नीला होता है और इसका तापमान जो होता है यह 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबसे अधिक फ्लेम का होता है। ठीक है, कार्बोडाइजिंग, न्यूट्रलाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग, ये आपके 3 प्रकार के फ्लेम होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिए, जिसमें से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान सबसे अधिक 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आप प्लीज़ हमारे जो भी हम वर्बली चीज़ें बता रहे हैं उसको थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है या मालूम है कि जो सुनी हुई चीज़ें हैं वो आपके लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। तो इस वजह से हम स्क्रीन को गंदा नहीं करना चाहते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन को नोट भी करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन के साथ में थोड़ा सा वीडियो को सुनते रहिए, आप डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, हैंड ड्रिलिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में बेवल गियर का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गियर का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें पावर का लॉस बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये थोड़ा सा शोर ज़्यादा मचाते हैं। ठीक है, और इनको मेंटेनेंस की प्रॉपर ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, जब स्टील को उसके अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। तो स्टील को अपर क्रिटिकल के उसके ऊपर तापमान पर गर्म करते हैं तो आपका ऑस्टेनाइट प्राप्त होता है। ये आप याद रखिएगा, ये भी ऑस्टेनाइट क्या है, ऑस्टेनाइट। ठीक है, ये आपका लोहे का क्या है, रूप है एक। ठीक है, स्ट्रक्चर है, ये रूप नहीं है, क्या है, स्ट्रक्चर है, जो आपकी अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक लोहा किस में प्राप्त होता है। तो मार्टिन साइट में सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, किसमें कार्बन स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहता है? तो ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन है ये स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा डिटेल कर रहे हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर आपका, कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा वाली स्टील की फोर्जिंग की जाती है? तो फोर्जिंग जो है, अगर किसी भी स्टील में 1.7% तक कार्बन की मात्रा है, यानी कार्बन है, तो उसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। और फोर्जिंग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ही कॉमन, कि धातु की फोर्जिंग की जाती है। तो धातु की फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु प्लास्टिक अवस्था में हो, तब उसकी फोर्जिंग की जा सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। और फोर्जिंग में आपका फोर्जिंग प्रोसेस में हम अधिकतर जो है आपके स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19 नंबर का, कीवे काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि कीवे काटने के लिए हम क्रॉसकट चीज़ल या कैप चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, आपके रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, आपका क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन भूल गए हैं तो फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीट मेटल कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सबसे मुलायम और भारी धातु कौन सी है? तो शीट मेटल कार्य में प्रयोग की जाने सबसे मुलायम और भारी जो धातु है वो आपकी लेड होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक लेड से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि लेड का अयस्क क्या है? तो गैलेना नामक अयस्क जो है आपका लेड प्राप्त होता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गैलेना नामक अयस्क से लेड प्राप्त होता है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, गियर्स को सहारा देने के लिए समानतः किस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि गियर्स जो होते हैं उनको सहारा देने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए हम समानतः थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, टेपर्ड रोलर बेयरिंग में रिब रोलर्स को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि टेपर रोलर बेयरिंग में रिब रोलर्स को संयमित कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर का, पानी के बहाव को किसी दिशा में ले जाने के लिए किस वाल्व का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि पानी के बहाव को किसी निश्चित दिशा में ले जाने के लिए हम ग्लोब वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन वाल्व से संबंधित कुछ पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपसे पूछता है, ये तो होगा ग्लोब वाल्व, उसके साथ ही आपसे पूछता है गेट वाल्व के बारे में। तो याद रखिएगा कि पानी के बहाव को चालू या बंद करने के लिए हम गेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पानी के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए हम किस वाल्व का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि पानी के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए हम नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, गियर लैपिंग प्रक्रिया को किया जाता है। तो जो गियर की लैपिंग की प्रक्रिया है इसे हीट ट्रीटमेंट के बाद किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग क्या होती है? तो लैपिंग एक प्रकार की फिनिशिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है कि लैपिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह एक प्रकार की फिनिशिंग प्रक्रिया है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, जाप को बराबर भागों में मशीनिंग करने के लिए किस फिक्सर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि जाप को बराबर भागों में मशीनिंग करने के लिए हम इंडेक्सिंग फिक्सर का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और फिक्सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फिक्सर होते क्या हैं? तो फिक्सर एक प्रकार का टूल होता है जिसका प्रयोग जाप के होल्ड करने और उसे क्लैंप करने के लिए करते हैं। ठीक है, जबकि जिग का प्रयोग जाप को होल्ड करने, क्लैंप करने और टूल को गाइड करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिक्सर से इस क्वेश्चन पूछता है आपसे अक्सर, ये फिक्सर कौन सा कार्य नहीं करता? तो ये टूल को गाइड नहीं करता है, जबकि जिग जो है आपका यह टूल को गाइड करता है। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट निमी के क्वेश्चंस थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।